हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर में आपका इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर है, तो उससे रिलेटेड मैं यूनिट सेकंड डिस्कस करूंगा आपसे। यूनिट फर्स्ट में आज डिस्कस कर चुका हूं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और दूसरा, प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिएगा, ठीक है ना। 45 से ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं, तो वहाँ आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा, जो कैंडिडेट्स बीएड एंट्रेंस या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ तो आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे, बीए के, एमए के, बीकॉम के, एमकॉम के। तो वहाँ की प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी विजिट जरूर करिए। और उसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और जो ये लिस्ट होगी एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें केवल आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, यूनिट सेकंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। चैनल नेम जरूर याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। चलिए, क्वेश्चन 1 है, विकास अर्थशास्त्र में द्वैतवाद ज्यूलिज्म से अभिप्राय है। तो वो है आधुनिक तथा प्रारंभिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। द्वैतवादी सिद्धांत ड्यूलिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन किया बुके ने। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? जे.एच. बोयके ने। द्वैत यानी ड्यूअल अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया, वो दिया डब्ल्यू.ए. लेविस ने। तो आंसर की स्पीड में व्यूवर्स थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा हूँ ना, मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है, ताकि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं स्पीड थोड़ी स्लो भी रख दूंगा, ठीक है। अधिकांश, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो द्वैत है, ड्यूअल अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया वो डब्ल्यू.ए. लेविस ने दिया, ठीक है। अधिकांश अर्ध विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का चरित्र होता है, तो वो होता है द्वैतवादी। द्वैत अर्थव्यवस्था में सम्मिलित है। तो देखिए, एक तो ऑप्शन सी सही है, एक तो सामाजिक द्वैतता सम्मिलित है और एक तकनीकी द्वैतता सम्मिलित होती है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। बोयके ने समाज की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 3। सामाजिक प्रणाली में सम्मिलित है। तो देखिए, सामाजिक भावना, संगठनात्मक रूप और तकनीकी प्रकार, ये तीनों ही इंक्लूडेड हैं इसमें, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सामाजिक द्वैतवाद की विशेषता है, तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये भी है कि सीमित आवश्यकताएं और सीमित आवश्यकताओं का आर्थिक महत्व, और सी आपका आत्मनिर्भरता का महत्व। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पूर्वीय अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति होती है द्वितीय। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत सामाजिक द्वैतवाद है? वो है बोयके का। बोयके ने अर्धविकसित देशों में कितने प्रकार की बेरोजगारी का उल्लेख किया है? 5। बोयके के द्वितीय विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने करी है? प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस ने। बेंजामिन हिगिंस का द्वैतवाद है, तो वो है तकनीकी। परंपरागत क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है कुटीर एवं लघु उद्योग। जो आज साधनों में निर्धन माना जाता है, कुछ समय के बाद समृद्ध माना जा सकता है। तो ये कथन किसका है? यह है प्रोफेसर लेविस का। लेविस ने पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व माना है, तो वो पूंजी बचत को भी माना है और बैंक को भी माना है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है ना, ए और उपयुक्त दोनों। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, तो एक शब्द है किसके? तो ये है डब्ल्यू.ए. लेविस के। लेविस के अनुसार विकास की प्रक्रिया में थमाव हो जाता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं।
कि निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या के घटने पर, पूंजीवादी क्षेत्र में लाभ की मात्रा घटने पर और अतिरिक्त श्रम की मात्रा शून्य हो जाने के कारण। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेविस के मॉडल के विपरीत है? जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता, तो ऑप्शन सी कि बहुत अधिक होती है। आर्थर लेविस मॉडल इस मान्यता का उपयोग करता है ए कि स्थिर दर पर उद्योगों में असीमित श्रम उपलब्ध है। किसने लेविस मॉडल को व्यवहारिक माना है? वो प्रोफेसर A.N. खुसरो ने। लुईस के असीमित आपूर्ति के प्रारूप में कितने क्षेत्र हैं? 2। लुईस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो, ऑप्शन बी, कि पुनरुत्पादित पूंजी का प्रयोग नहीं करता है। लेविस की अर्थव्यवस्था के 2 भाग हैं, तो दोनों है, पूंजीवादी क्षेत्र भी और पूंजीवादी क्षेत्र भी और जीवन निर्वाह क्षेत्र भी। तो सी ठीक है, ए और बी दोनों। पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की दर होती है, तो वो होती है उच्च। लेविस के अनुसार अर्धविकसित देशों में बचत होती है कम। अर्धविकसित देशों में साख निर्माण का कार्य करते हैं बैंक। लेविस मॉडल लागू नहीं होता। देखिए ये दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका के कई देशों में लागू नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका के कई देशों में। तो ऑप्शन सी ठीक है, ए और बी दोनों। लेविस के सिद्धांत की आलोचना किसने करी है? प्रोफेसर कुंजनेट्स ने भी की है, कुंजनेट्स ने भी की है, मायर ने भी की है और बॉल्डविन ने भी की है। तो सही आंसर है इन सभी ने। प्रबल प्रयास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो किया रोजेनस्टीन रोडॉन ने। रोडॉन के लिए प्रमुख विभाज्यता है, तो वो है आधारभूत संरचना में। रोडॉन ने कितने प्रकार की अविभाज्यताएं बताई हैं? 4। उपभोग संबंधी अविभाज्यता अथवा परिपूरकता समझाने के लिए रोजेनस्टीन रोडॉन ने, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक जूते के कारखाने का उदाहरण लिया। प्रबल प्रयास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धारणा पर आधारित है? बाह्य बचतों पर। बिग पुश सिद्धांत की ऐतिहासिक प्रामाणिकता ने इस सिद्धांत की ऑप्शन नंबर बी सही है कि बिग पुश सिद्धांत की ऐतिहासिक प्रामाणिकता से इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। ठीक है। प्रबल प्रयास सिद्धांत किस घटक की अविभाज्यता पर आधारित है? तो मांग, उत्पादन फलन और बचत की पूर्ति तीनों पर है, तो ऑप्शन डी है ये सभी। किस अर्थशास्त्री का संबंध बिग पुश बड़े धक्के की विचारधारा जो बिग पुश व्यू है पॉइंट उससे नहीं है? तो जो लुईस है उनका नहीं है। प्रोफेसर रोजेनस्टीन रोडॉन ने बिग पुश सिद्धांत में अर्थव्यवस्था को स्थैतिक विकास से बाहर निकालने के लिए कि एक बड़े धक्के से प्रयास करने पर जोर दिया। बिग पुश सिद्धांत के अनुसार छोटे छोटे विकास के कार्यक्रम एक बड़े विकास का रूप नहीं ले सकते। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बिग पुश सिद्धांत के अनुसार निजी विनियोग को संभव बनाने के लिए करना चाहिए पूरक विनियोग। बिग पुश सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देश दीर्घकालीन स्थिरता में जकड़े रहते हैं। एक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकास के मार्ग पर लगाना बहुत कुछ हवाई जहाज को जमीन से उड़ाने की भांति होता है। तो इसका समर्थन किया है बिग पुश सिद्धांत ने भी किया है और आवश्यक न्यूनतम विकास के विचार ने भी किया है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों ने। बिग पुश सिद्धांत का प्रमुख आधार है, तो वो है बाहरी बचतों को प्राप्त करने की संभावना। बिग पुश सिद्धांत के अनुसार विकास कार्यक्रम एक आवश्यक न्यूनतम आकार वाला होना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था में
तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं कि अविभाज्यताओं और असत्यताओं को कम किया जा सके, पैमाने की बचतों को निष्प्रभावित किया जा सके और ऐसी शक्तियों का मुकाबला किया जा सके जो एक बार विकास प्रारंभ हो जाने पर उससे दबाने के लिए उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बिग पुश सिद्धांत किस पर जोर नहीं देता? देखिए, ना तो वो प्रारंभिक उद्योगों में विनियोग पर, ना कृषि क्षेत्र में विनियोग पर और ना निजी क्षेत्र में विनियोग पर देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इन सभी पर, है ना, इनमें से किसी पे भी ध्यान नहीं देता। श्री जॉन रॉबिन्सन के विकास का स्वर्ण काल प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वो है पूंजी वृद्धि दर इक्वल टू श्रम वृद्धि दर के रूप में। लिबस्टिन के समान विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिए? नेल्सन ने। न्यूनतम प्रबल प्रयास सिद्धांत प्रस्तुत किया? हार्वे लिबस्टिन ने। आवश्यक न्यूनतम प्रयास का विचार किसने दिया? हार्वे लिबस्टिन ने। किस अर्थशास्त्री ने माना कि जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है? प्रोफेसर सिंगर ने। नेल्सन मॉडल किस अर्थशास्त्री के विचारों से मेल खाता है? मार्शल। नेल्सन के विकास मॉडल के घटक हैं, तो देखिए 3 हैं। एक तो फर्स्ट नंबर शुद्ध पूंजी निर्माण, एक सेकंड नंबर जनसंख्या वृद्धि और एक फोर्थ नंबर आय वृद्धि। निम्न स्तरीय संतुलन पाश से बचने का उपाय है। तीनों है व्यापक निवेश, विदेशी पूंजी का आयात और नई तकनीक का प्रयोग, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। नेल्सन के अनुसार निम्न स्तर संतुलन जाल ऐसी स्थिति इंगित करता है जहां, ऑप्शन सी, कि प्रति व्यक्ति बचत जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है। ठीक है, नेल्सन द्वारा निम्न स्तर संतुलन जाल का विश्लेषण सहसंबंध स्थापित करता है, तो वो जनसंख्या और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में करता है। एक बार सुपुर्द अवस्था की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, विकासशील देशों में वृद्धि दर होगी, वो ऑप्शन सी सही है कि विकसित देशों के बराबर पहुंचना। आत्मस्फूर्ति दशा की विशेषता देखिए तीनों है कि उत्पादक निवेश स्तर राष्ट्रीय आय के 5% से 10% या उससे अधिक बढ़नी चाहिए। एक या अधिक निर्माण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए जिससे वृद्धि दर ऊंची हो और राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचे का द्रुत विकास हो जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास को मनोबल प्रदान कर सके। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका उपयुक्त सभी। निम्न आय वाले देशों में विकास निर्भर करता है, देखिए वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दशाओं, विशेष तौर पर स्वदेशी स्थितियों पर करता है। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किस अर्थशास्त्री को मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अल्प विकसित देश आयात करते हैं कच्चे माल का। द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक के लेखक हैं प्रोफेसर नकर से। कौन सा कारक पूंजी निर्माण के निर्माण प्रक्रिया के मांग पक्ष से नहीं जुड़ा है? तो वो है घाटे की वित्त व्यवस्था। मानवीय पूंजी के निर्माण में कौन सा घटक सम्मिलित है? देखिए आयु प्रत्याशिता, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों सम्मिलित है। निवेश दर बढ़ाने से पूंजी उत्पादकता अनुपात बढ़ जाएगा। आर्थिक विकास का सबसे सही मापक है सी, कि अर्थव्यवस्था में अनुकूल संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि पर। असंतुलित विकास की विचारधारा के प्रतिपादक थे हर्षमैन। विकास प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं, देखिए दोनों आवश्यक हैं, उत्पादन विधि में सुधार भी और परिवर्तन का माहौल भी। विकास प्रक्रिया में शामिल होता है उच्च उपभोग वस्तुओं की प्राप्ति। नेल्सन के अनुसार आय फलन है तीनों का, जनसंख्या के आकार का भी, पूंजी स्टॉक का भी और तकनीकी स्तर का भी। तो डी ठीक है किन सभी का। आर्थिक विकास के सिद्धांत में आत्मस्फूर्ति की धारणा का प्रतिपादन किया है रोस्टोव ने। किसी देश का पूंजी निर्माण का आधार क्या होता है? बचत करना।
यह स्पष्ट है कि आत्मस्फूर्त अवस्था के लिए समाज में एक ऐसे वर्ग का अस्तित्व और सफल कार्य आवश्यक है जो जोखिम लेने को तैयार हो। तो ये कथन किसका है? रोस्टोव का। विकास की यह 3 अवस्थाएं, वस्तु विनिमय अवस्था, मुद्रा द्वारा विनिमय की व्यवस्था और साख व्यवस्था की व्याख्या किस विद्वान ने की है? देखिए, ना तो कार्ल मार्क्स ने, ना कोलिन क्लार्क ने और ना पीगू ने, है ना। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? प्रोफेसर नकरसे ने। डब्ल्यू रोस्टोव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भरता की पूर्व शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है टिकाऊ ग्राहक उत्पाद उद्योग का विकास। जब वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक विकास सकारात्मक होता है, जाहिर सी बात है। अल्प विकास का अर्थ तो वो होता है ऑप्शन डी के एक या अनेक उत्पादन के घटकों की न्यूनता से है। निम्न जीवनावधि, व्यापक निरक्षरता, निम्न जीवन स्तर व स्वास्थ्य अर्धविकसित देशों की जनसंख्या की। बी गुणात्मक विशेषताएं हैं। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी रचना है? प्रोफेसर रोस्टोव की। रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास का चक्र कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? 4। रोस्टोव ने परंपरागत समाज की अवस्था में कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत बताया है। तो वो बताया है 75% या उससे अधिक। रोस्टोव द्वारा प्रतिपादित विकास अवस्थाओं में अंतिम अवस्था है तो वो है अत्यधिक उपभोग की अवस्था। रोस्टोव के अनुसार परिपक्वता की अवस्था तो वो है दीर्घकालीन अवस्था। रोस्टोव की अवस्थाओं में कौन सी अवस्था शामिल नहीं है? तो वो है चरागाह अवस्था। रोस्टोव के अनुसार निम्न अवस्था होती है तब समाज की समस्या उत्पादन से हटकर उपभोग पर चली जाती है। तो घरेलू उपभोग में मशीनों तथा मोटर कारों का प्रयोग होने लगता है तो वो है अधिक उपभोग की अवस्था। जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ किया जाता है तब संतुलित विकास होता है। रोस्टोव की पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सन 1960 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। डब्ल्यू रोस्टोव के समृद्धि के चरणों में परिपक्वता की ओर चलन का चरण ए उत्कर्ष अवस्था चरण के बाद आता है। निम्न स्तरीय संतुलन पाश के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर नेल्सन ने। मानव विकास सूचकांक में कौन सा तत्व सम्मिलित है? रहन सहन का स्तर। लिबस्टिन की पुस्तक का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डेवलपमेंट। जैसे ही आय में वृद्धि होती है वैसे ही श्रमिक सेवा क्षेत्र में से औद्योगिक क्षेत्र में पलायन कर जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो ये जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है ये ए मार्शल से संबंधित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शैडो कीमत का विचार दिया है? तो वो है जे टिनबर्जर। रोस्टोव द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्थाओं के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में किस अवस्था में है? तो वो है उड़ान भरने को तत्पर। निम्न स्तरीय संतुलन पाश के सिद्धांत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए तर्कसंगत है? तो वो है विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए। लिबस्टिन के अनुसार आवश्यक न्यूनतम प्रयास का तात्पर्य है तो वो है प्रति व्यक्ति आय का स्तर। अर्थशास्त्रियों और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये जो A.R. हर्शमैन है तो ये ही सही है, असंतुलित वृद्धि की रणनीति। ऑर्थर लेविस के विकास मॉडल में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है 2 क्षेत्रों में। आर्थिक वृद्धि के संबंध में रिकॉर्डों ने किस क्षेत्र को महत्व दिया है? कृषि को।
देखिए 2 कथन दिए हैं, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है ना। मैं बता देता हूँ क्योंकि कथन है, आंसर सीधा देखते हैं हम। तो दोनों कथन सही है कि आर्थिक विकास प्रावेगिक साम्य से संबंधित है और विकास प्रक्रिया उत्पादन नवीन तकनीक तथा संस्थागत सुधारों के समन्वय से है ना। तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। संतुलित वृद्धि सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप में किस विचार पर आधारित है? तो वो होती है साधनों की सीमितता। रोस्टोव के विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए ये जो दे रखी है आपको क्वेश्चन में, चारों ही है, परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्ति की पूर्व दशा और आत्मस्फूर्ति और परिपक्वता हेतु प्रयास, है ना। तो डी ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर डी की चारों पॉइंट है। असंतुलित विकास वृद्धि सिद्धांत में असंतुलित वृद्धि का तात्पर्य है। तो ये जो डी है ना आपका, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। असंतुलित वृद्धि सिद्धांत के अनुसार कुल अनुबंध प्रभाव किस प्रकार के उद्योग में सबसे अधिक होता है? लौह तथा इस्पात में। निम्न स्तर संतुलन सिद्धांत आधारित है। तो माल्थस के सिद्धांत पर भी आधारित है और डाल्टन के अनुकूलतम सिद्धांत पर भी आधारित है। तो डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। रोस्टोव के आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। देखिए ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है ना। पहले आपका इसमें बी ठीक है, ठीक है। चलिए, कौन सा कारक पूंजी निर्माण में बाधक है? तो प्रदर्शन प्रभाव, अनुत्पादक व्यय और सीमित उद्यमी प्रेरणाएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये सभी। हार्वे लिबिस्टिन ने आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। रोजेस्टीन रोडान के लिए मुख्य अविभाज्यता है। तो वह आधारभूत संरचना में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1867 में। आय असमानताएं प्राय प्रदर्शित की जाती हैं लॉरेंज वक्र द्वारा। तकनीकी द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वो थे हिगिंस। स्वतंत्रता और नियोजन एक साथ नहीं चल सकते, ये शब्द किसके हैं? हायेक के। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती हैं? सेवा क्षेत्र में। विकास के सोवियत साम्यवादी मॉडल पर अब भी निर्भर 2 देश हैं, तो वह क्यूबा और उत्तर कोरिया। प्रदर्शन प्रभाव की अवधारणा दी गई, ये दी गई ड्यूजनबरी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल माल्थस की परिकल्पना किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से बढ़ जाने पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है? तो ये किस पर आधारित है? ये है निम्न संतुलन पॉश पर। नैन्सल मॉडल ने पॉश के लिए किन कारकों का समर्थन किया? तो तीनों कारक हैं कि उत्पादन का अकुशल ढंग और प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या वृद्धि में ऊंचा सहसंबंध और कृषि योग्य अकृषीय भूमि की दुर्बलता, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है, ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। निम्नलिखित में से किस अविभाज्यता पर रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत आधारित है? तो यह श्रम की अविभाज्यता पर। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय का फलन किस मॉडल की प्रमुख मान्यता है? तो वह क्रांतिक न्यूनतम प्रयास। प्रत्येक अर्थव्यवस्था झटकों तथा प्रोत्साहनों के अधीन काम करती है, ये किसने कहा? लिबिस्टिन ने कहा। लिबिस्टिन ने अपने मॉडल में किस मानदंड का समर्थन किया है? तो वो किया है कृषि निवेश का। प्रोफेसर हिगिंस का औद्योगिक द्वैतवाद सिद्धांत 2 क्षेत्रों पर आधारित है, जिनमें से एक तो औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र। संगठित एवं गैर संगठित मुद्रा बाजार किस वृद्धि मॉडल के हिस्से है? तो वो है वित्तीय द्वैतवाद। लुईस मॉडल के अनुसार कौन सा सही उत्तर है? तो ऑप्शन ए ठीक है कि प्रचलित मजदूरी दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस यूनिट का और इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन लुईस मॉडल में पूंजी निर्माण का मुख्य कारक है? तो वह श्रम की सीमांत उत्पादकता। तो ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा मैंने स्पीड हाई रखी है ताकि लगभग देखिए 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ताकि
आपका जो रिवीजन है वो बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि एक्चुअली ये जो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक्चुअली रिवीजन पर्पस से ही मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों ने जो भी कोई स्टडी करी है पिछले कुछ महीनों में तो वो आपको एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है व्यूवर्स, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर थोड़ा सा स्पीड स्लो रखनी है तो भी आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी आगे आने वाली जो नई वीडियो है तो उनमें मैं थोड़ी सी स्पीड जो है वो स्लो भी रखूँगा। अगर कोई भी देखिए यूनिट है तो इसलिए हम यूनिट को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आया तो मेरी भी मेहनत बेकार है और आपका भी पढ़ना बेकार है, तो इसलिए समझ में आना चाहिए। तो मेरा मेनली ये फोकस रहता है कि मैं आपको रिवीजन करवाऊं और आप आधे घंटे की वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें। ठीक है व्यूवर्स, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय मेरा चैनल नेम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।